हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए अपने इस कोर्स को आगे बढ़ाएंगे, दैट इज इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 12th। ठीक है, तो चैप्टर 6 पे हम लोग इस बुक के पहुंच चुके हैं और हम लोगों ने चैप्टर 6 को पिछले पार्ट में स्टार्ट किया है जो है वाटर रिसोर्सेज के ऊपर। और पिछले पार्ट में हमने ये देखा था कि इंडिया में वाटर रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, ठीक है, क्या क्या स्थिति है वाटर रिसोर्सेज की, सरफेस वाटर रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, कितने हैं और जो डिमांड वगैरह है वो क्या है, ठीक है, इरिगेशन के लिए कितनी डिमांड है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। और आज हम जो बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे वाटर कंजर्वेशन को लेकर कि पानी को किस तरीके से बचाया जा सकता है। ठीक है, ये आज हमारे आज का इस लेक्चर का मेन टॉपिक रहेगा। तो अभी तक जो लोगों ने कोर्स फॉलो कर रहे हैं, जो लोग इस वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग चीज़ों को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कम से कम 10 लोगों तक ज़रूर लोगों चीज़ों को पहुंचाएं ताकि लोगों को पता लगे कि इस तरीके की कुछ चीज़ें जो है वो यहाँ पर चल रही हैं। और बाकी जो लोग वीडियोस पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, सो दैट की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वगैरह जो है वो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करेंगे आज का पार्ट। उससे पहले आप सभी लोगों से एक बार फिर से मैं अपील करना चाहूँगा कि आप लोग हमारे इस मिशन में हमारा साथ दीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोगों को वीडियोस के साथ साथ नोट्स, क्विजेस, टेस्ट सीरीज वगैरह प्रोवाइड कराई जाए। और भी कुछ नए कोर्सेज, कुछ और नए सब्जेक्ट्स यहाँ पर स्टार्ट करने के बारे में विचार किया जा रहा है, सोचा जा रहा है, लेकिन उसके लिए हमारे पास थोड़ा सा मैन पावर की, थोड़ा सा रिसोर्सेज की कमी है। तो हम चाहते हैं कि आप जितना हमारा साथ देंगे, जितना हमारा सहयोग करेंगे, उतना ही फायदा इसका आप लोगों को ही मिलेगा। ठीक है, स्कैन एंड पे का ऑप्शन यहाँ पर है, QR कोड स्कैन करके आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर नीचे UPI ID भी दी गई है, okul@axis बैंक। बाकी अगर कोई इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से अगर पेमेंट करने के इच्छुक है तो उनके लिए भी जो लिंक्स है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, चलते हैं अपनी बुक की तरफ। देखिए, आज हम बात करेंगे वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट को लेकर। क्या लिखा गया है? सिंस देयर इज अ डिक्लाइनिंग अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर एंड इंक्रीजिंग डिमांड, द नीड हैज अराइजन टू कंजर्व एंड इफेक्टिवली मैनेज दिस प्रीशियस लाइफ गिविंग रिसोर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, क्योंकि लिखा गया है कि जो अवेलेबिलिटी है, फ्रेश वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो कम हो रही है। क्योंकि मैंने पिछली बार भी आपको बात बताई थी कि क्या हो रहा है कि जो सोर्सेज हैं उनका ओवर यूज हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो इसकी वजह से जो सोर्सेज हैं वो क्या कर रहे हैं, स्कैर्स होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। ठीक है, और साथ ही हमारी जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह बढ़ रहा है, तो डिमांड जो है वो बढ़ रही है। तो इस वजह से कि हमारा जो सप्लाई है वो कम हो रही है, डिमांड जो है वो बढ़ रही है, तो जरूरत पैदा हो चुकी है कि हम इस पानी को, यानी कि जो हमारा एक प्रीशियस लाइफ गिविंग रिसोर्स है, उसको हम कंजर्व करें और इफेक्टिव तरीके से उसका मैनेजमेंट करें और उसका यूज करें। ठीक है, और किस लिए करना है ये सब चीजें? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमेशा ये वर्ड आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हिंदी में इसको बोला जाता है धारणीय विकास। मैं आपको हमेशा ये बताता आया हूं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि जब हम डेवलपमेंट को सिर्फ अपने नजरिए से नहीं देख रहे हैं, मतलब सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि जब हम फ्यूचर जनरेशन का, जो हमारी भावी पीढ़ी है, उसका भी ध्यान रखते हुए हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं, तो दैट इज नोन एज योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए आगे देखिए। Given that water availability from sea ocean due to high cost of desalination is considered negligible, India has to take quick steps to make effective policies and laws and adopt effective measures for its conservation. ठीक है, सबसे पहली चीज तो आप यहां पर एक चीज करेक्ट कीजिएगा, ये जो वर्ड लिखा गया है इसकी स्पेलिंग गलत है। ठीक है, ये वर्ड होना चाहिए था डीसैलिनेशन। ठीक है, ये एनसीईआरटी वाले पता नहीं क्या लिखना चाह रहे थे, उन्होंने डीसैलिनेशन लिख दिया है। ठीक है, ये इसमें SA जो है बेसिकली ये गलत है, यहाँ पर A आएगा सिर्फ, ऐसे डीसैलिनेशन है। डीसैलिनेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ सॉल्ट। ठीक है, सैलाइन वर्ड से बना है, डीसैलाइन करना मतलब सॉल्ट्स को रिमूव करना। अब यहाँ पर यह लिखा गया है कि अगर आप ये कहें कि हमारे सीज और ओशियंस में तो पानी बहुत है, हम फिर भी ये बात कर रहे हैं कि पानी की कमी है, वो इसलिए है क्योंकि समुद्र का पानी जो है वो खारा होता है। ठीक है, आप लोगों को पता है खारा होता है मतलब सॉल्टी वाटर होता है। ठीक है, सलाइन वाटर होता है, और उसमें से उसको डीसैलाइन करना मतलब उसमें से जो सॉल्ट्स है उनको रिमूव करने की जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग ये मान के चलते हैं कि वो पानी जो है हमारे किसी भी काम का नहीं है, और ऑब्वियसली वो पानी जो है सच किसी के काम का है भी नहीं जब तक उसको डीसैलाइन नहीं किया जाए, और डीसैलाइन करने की कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसीलिए अब बात ये की जा रही है कि इंडिया को कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे और इफेक्टिव पॉलिसीज एंड लॉज बनाने पड़ेंगे, ताकि क्या होगा, जिसको हम अडॉप्ट कर सकें इफेक्टिव मेजर्स और फॉर इट्स कंजर्वेशन, यानी कि पानी का जो कंजर्वेशन है वो हम कर सकें। ठीक है, बिसाइड्स डेवलपिंग वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज, की वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज डेवलप करने के साथ साथ
ऐसे मेथड्स और अटेम्प्ट्स भी हमें करने पड़ेंगे और ऑल्सो टू बी मेड टू प्रिवेंट द पॉल्यूशन, कि हमें पॉल्यूशन से भी बचना है। ठीक है, एक चीज तो यह है कि हमें वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज लानी है, मतलब पानी ज्यादा हम खर्च ना करें, बर्बाद ना करें, और जितना अगर हम यूज कर भी रहे हैं तो उसका इफेक्टिव यूज होना चाहिए, पॉल्यूशन वगैरह जो है वो नहीं होना चाहिए, स्पेशली जो हमारे वाटर सोर्सेज हैं वो पॉल्यूट नहीं होने चाहिए, नदियां वगैरह की जैसी बात है। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा गया है कि देयर इज अ नीड टू एनकरेज वाटर शेड डेवलपमेंट, जो हमारा वाटर शेड है उसको डेवलप करने की जरूरत है। वाटर शेड डेवलपमेंट, वाटर शेड मैनेजमेंट, यह भी हम आगे देखते हैं किस तरीके से चीजें होती है। इसमें एक यहां पर डायग्राम दिया हुआ है अच्छा सा, हम उसी के माध्यम से इसको समझेंगे। अगला है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है जो बारिश का पानी है उसका यूज करना है। ठीक है, वाटर शेड डेवलपमेंट का मतलब मैं आप लोगों को वैसे थोड़ा सा बता दूं, वाटर शेड आप लोगों को पता होगा ऐसा एरिया है जहां से पूरी की पूरी नदी में जो पानी आता है, ठीक है, या किसी बड़े वाटर बॉडी में पानी आके जुड़ता है। ठीक है, या आप कह सकते हैं रेन वाटर का जब बारिश पड़ती है तो बारिश में क्या है कि ऊपर के एरिया से जो हाई एरियाज है वहां से पानी नीचे की तरफ को आता है। सपोज कर लीजिए ऐसे करके कुछ इस तरीके का कुछ है। ठीक है, यहां से पूरा का पूरा पानी जो है वो बहते हुए आएगा, और यहां पर अगर थोड़ा सा स्लोप है तो पानी ये तुरंत बह जाएगा। तो हमें इसको क्या करना है, इस एरिया में हमें कुछ अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे हम कुछ वेल्स बना सकते हैं, कुछ चेक डैम्स वगैरह बना सकते हैं। उनके थ्रू हम क्या करेंगे कि वाटर शेड डेवलप करेंगे, या उसको बेसिकली बोला जाता है वाटर शेड मैनेजमेंट। ठीक है, वाटर शेड मैनेजमेंट इसको बोला जाता है। ठीक, आगे लिखा गया है वाटर रिसाइकलिंग एंड रीयूज, कि पानी का हम रिसाइकिल करें, उसका रीयूज करें, एंड कंजक्टिव यूज ऑफ वाटर फॉर सस्टेनिंग वाटर सप्लाई इन द लॉन्ग रन। कंजक्टिव यूज का मतलब है कि हम किस तरीके से अपने सरफेस वाटर का लेके हम अपने जो ग्राउंड वाटर है उसको रिचार्ज करें, मतलब सरफेस वाटर को हम बहने ना दें, रन ऑफ ना होने दें, और उसके थ्रू अपने ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करें। दैट इज नोन एज योर कंजक्टिव यूज ऑफ वाटर। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए प्रिवेंशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन, कि हमें पानी को प्रदूषण से भी बचाना है, उसका पॉल्यूशन नहीं होने देना है। अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज आर डिग्रेडिंग रैपिडली, जो हमारे वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो डिग्रेड कर रहे हैं, बहुत जल्द वो खत्म हो रहे हैं। द मेजर रिवर्स ऑफ द कंट्री जनरली रिटेन बेटर वाटर क्वालिटी इन लेस डेंसली पॉपुलेटेड अपर स्ट्रेचेस इन हिली एरियाज। जो हमारी मेजर नदियां हैं, ठीक है, हमें ज्यादातर पता है कि जो हमारी हिमालयन रिवर्स हैं वो कहां से निकलती हैं, ऊपर हिमालय से निकलती है, तो वहां पर ये लिखा गया है कि उनमें जो पानी की क्वालिटी है वो बेटर है, यानी कि वो अच्छी पानी की क्वालिटी है, लेकिन वो कहां पर, जो अपर स्ट्रेचेस इन द हिली एरियाज है जहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो कम है, लेस डेंसली पॉपुलेटेड जहां पर है। ठीक है, वहां पर क्या है कि उनकी जो क्वालिटी है पानी की वो अच्छी है। इन प्लेन्स रिवर वाटर इज यूज्ड इंटेंसिवली फॉर इरिगेशन, ड्रिंकिंग, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेस। और यहां पर आके थोड़ा सा क्या है कि इसका जो यूज है वो ज्यादा होने लग जाता है, स्पेशली उसमें हम लोग पॉल्यूशन वगैरह ज्यादा करने लगते हैं। उसका मेन कारण यह है कि इंडस्ट्रीज जो है आसपास काफी सारी है। ठीक है, अगर आप ऊपर बात करें अपर स्ट्रेचेस इन द हिली रीजन्स की, तो वहां पर बेसिकली क्या है कि ये इंडस्ट्रीज वगैरह जो है एज सच वो नहीं है। ठीक है, और नीचे जब आप प्लेन्स वगैरह में आते हैं तो वहां पर इंडस्ट्रीज वगैरह बढ़ जाती है, तो इसकी वजह से उन नदियों में जो पॉल्यूशन है वो बढ़ जाता है। द ड्रेन्स कैरिंग इंडस्ट्रियल फर्टिलाइजर्स एंड इंसेक्टिसाइड्स, डोमेस्टिक जैसे कि सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट, एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स जॉइन द रिवर्स। यही मैं आपको बात बता रहा हूं, इसमें से भी इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स का जो है वो रोल सबसे ज्यादा है। उसके बाद जो ये आपका फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह है, दैट इज द रोल ऑफ योर एग्रीकल्चरल वेस्ट, और बाकी जो डोमेस्टिक वेस्ट है वो भी, ये सारा का सारा जो है नदियों में जाता है, और नदियों का पानी इससे प्रदूषित या आप कह सकते हैं पॉल्यूटेड होता है। ठीक है, The concentration of pollutants in rivers especially remains high very during the summer season when the flow of water is low। यानी कि क्या होता है, जो नदियां हैं, नदियों में जो पॉल्यूटेंट्स की मात्रा है या आप कह सकते हैं जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, वो गर्मियों के दिनों में स्पेशली बहुत ज्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि गर्मियों के टाइम पे क्या है कि वहां पर पानी काफी कम है और जो फ्लो है वो काफी कम हो जाता है। ठीक है, जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, यानी कि जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, वो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स के साथ मिलके क्या कर रहा है कि पानी की क्वालिटी जो है, वाटर क्वालिटी को मॉनिटर कर रहा है। कितने जगहों का? 507 स्टेशंस पे। नेशनल एक्वेटिक सोर्सेज जो है उनको 507 स्टेशंस बना के उनकी मॉनिटरिंग जो है वो कर रहा है। द डेटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम दीज स्टेशंस शो दैट ऑर्गेनिक एंड बैक्टीरियल कंटेमिनेशन कंटिन्यूज टू बी द मेन सोर्स ऑफ पॉल्यूशन इन रिवर्स। ठीक है, कि पॉल्यूशन रिवर्स का जो है उसका मेन सोर्स या मुख्य स्रोत क्या है? ऑर्गेनिक और बैक्टीरियल कंटेमिनेशन। ठीक है, यमुना रिवर जो है इज द मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर इन द कंट्री बिटवीन दिल्ली एंड इटावा। दिल्ली और इटावा के बीच में जो यमुना नदी है वो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड है। अदर सीवियरली पॉल्यूटेड रिवर्स की अगर हम बात करें तो साबरमती है अहमदाबाद में, गोमती है लखनऊ में, काली, अडियार एंड कुआम जो इनके इंटायर स्ट्रेचेस हैं वो, मदुरई में वैगई हो गई,
मूसी ऑफ हैदराबाद एंड गंगा एट कानपुर एंड वाराणसी। ये सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड रिवर्स यहां पर बताई गई है। ठीक है, आगे देखिए, ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन हैज अकर्ड ड्यू टू हाई कंसंट्रेशंस ऑफ हैवी एंड टॉक्सिक मेटल्स, फ्लोराइड एंड नाइट्राइड्स एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन कैसे होता है कि ये जो हैवी इस तरीके के जो मटेरियल्स हैं, जैसे कि हैवी एंड टॉक्सिक मेटल्स हैं, फ्लोराइड्स, नाइट्राइड्स वगैरह हैं, ये पानी के साथ अंदर चले जाते हैं। ठीक है, ये अपने ग्राउंड वाटर में पर्कुलेट कर जाते हैं और उससे क्या है कि वहां का पॉल्यूशन जो है वो बढ़ जाता है। The legislative provisions such as the Water Prevention and Control of Prevention Pollution Act 1974 and the Environment Protection Act 1986 have not been implemented effectively। ये जो provisions हैं, ये जो water आपके पॉल्यूशन के जो रोकने को लेकर कुछ प्रावधान बने थे, ठीक है, जो लेजिस्लेटिव प्रोविजंस बने थे, ये इफेक्टिव तरीके से इंप्लीमेंट या लागू नहीं हुए हैं। The result is that in 1997, 251 polluting industries were located along the rivers and lakes। ठीक है, अगर ये सही से इंप्लीमेंट होते तो इस तरीके की चीजें जो थी वो नहीं होती, यानी कि जो इतनी पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज वगैरह पाई गई हैं वो नहीं पाई जाती। ठीक है, The Water Cess Act 1977 meant to reduce pollution has also made marginal impacts। जो इसका फर्क पड़ा है, जो असर हुआ है वो भी बहुत कम हुआ है, मार्जिनल हुआ है। There is a strong need to generate public awareness about importance of water and impacts of water pollution। ठीक है, लोगों के बीच में आप कह सकते हैं पब्लिक अवेयरनेस या फिर जन जागरूकता जिसको कहते हैं वो फैलानी बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि लोगों को जो है पानी का महत्व, इंपॉर्टेंस पता लग सके और प्रदूषण की वजह से क्या प्रभाव होगा या इंपैक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन ये भी उन लोगों को पता लगे, ताकि वो क्या करें कि पानी का जो यूज है, क्योंकि इंपॉर्टेंस अगर उनको पता चलेगी तो वो उसका यूज अच्छे से करेंगे। और अगर उनको प्रदूषण का इंपैक्ट पता लगेगा कि पॉल्यूशन होने की वजह से क्या क्या नुकसान होते हैं, क्या क्या इंपैक्ट होते हैं, तो वो उसमें पॉल्यूशन भी नहीं करेंगे। ठीक है, आगे दिया गया है, द पब्लिक अवेयरनेस एंड एक्शन कैन बी वेरी इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग द पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल डिस्चार्जेस। ठीक है, पब्लिक अवेयरनेस और एक्शन जो होंगे वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए। कहां से? एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज से, डोमेस्टिक एक्टिविटीज से और इंडस्ट्रियल डिस्चार्जेस से, क्योंकि यही जो है वो तीन मेन सोर्सेज हैं जिनकी वजह से जो हमारा पॉल्यूशन है, जो नदियों में पॉल्यूशन है, जो वाटर सोर्सेज में पॉल्यूशन है वो हो रहा है। ठीक है, इसके बाद आगे देख लीजिए, रिसाइकिल एंड रीयूज ऑफ वाटर। अनदर वे थ्रू विच वी कैन इंप्रूव फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी इज बाय रिसाइकिल एंड रीयूज, यानी कि हम उसको रिसाइकिल करें और उसका दोबारा से यूज करें, रीयूज करें। यूज ऑफ वाटर ऑफ लेसर क्वालिटी सच एज रिक्लेम्ड वेस्ट वाटर वुड बी एन अट्रैक्टिव ऑप्शन फॉर इंडस्ट्रीज फॉर कूलिंग एंड फायर फाइटिंग टू रिड्यूस देयर वाटर कॉस्ट। ठीक है, कि जो ऐसा पानी जिसकी थोड़ा सा आप कह सकते हो जो रिक्लेम्ड है, रिक्लेम्ड वेस्ट वाटर है, जिसको मतलब आप पीने वगैरह के लिए यूज नहीं कर सकते, लेकिन उसका यूज आप लोग क्या है कि इंडस्ट्रीज में कूलिंग वगैरह के लिए यूज किया जा सकता है, फायर फाइटिंग वगैरह के लिए यूज किया जा सकता है, तो उससे क्या है कि उनकी जो वाटर कॉस्ट है वो थोड़ा सा कम हो जाएगी इंडस्ट्रीज की। ठीक है, सिमिलरली अगर हम अर्बन एरियाज में बात करते हैं तो वाटर आफ्टर बेदिंग एंड वॉशिंग यूटेंसिल्स कैन बी यूज्ड फॉर गार्डनिंग। ठीक है, नहाने के बाद और बर्तन धोने के बाद का जो पानी है उसको गार्डनिंग के लिए यूज किया जा सकता है। सिमिलरली जो वाटर यूज्ड फॉर वॉशिंग है, व्हीकल्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर गार्डनिंग। ठीक है, जो हम अपनी गाड़ी वगैरह धोने के लिए, व्हीकल धोने वगैरह के लिए जो पानी यूज करते हैं उसके बाद उसको गार्डनिंग के लिए यूज किया जा सकता है। ठीक है, मतलब इस तरीके का कुछ आपको व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि ऐसी जगह पे आप गाड़ी वगैरह धोएं या इस तरीके से धोएं ताकि वो पानी आपका जो है वेस्ट ना हो और उसको आप बाद में गार्डनिंग वगैरह के लिए यूज कर सके। सिमिलरली आपका जैसे कि बाथिंग के बाद का पानी है, नहाने के बाद का है, कपड़े धोने के बाद का है, बर्तन धोने के बाद का है, स्पेशली कपड़े धोने के बाद का तो नहीं, क्योंकि उसमें तो ज्यादा डिटर्जेंट वगैरह होता है, वो आपका मिट्टी के लिए उतना अच्छा नहीं है। लेकिन बेदिंग के बाद, क्योंकि नहाने के टाइम पर आप लोग जो सोप्स वगैरह यूज करते हैं दे आर वेरी माइल्ड सोप्स, तो उनको आप यूज कर सकते हैं, और वॉशिंग यूटेंसिल्स के केस में भी सिमिलर है। ठीक है, दिस वुड कंजर्व बेटर क्वालिटी ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। इससे क्या होगा कि जो हमारा अच्छा क्वालिटी का पानी है वो हमारा ड्रिंकिंग पर्पस के लिए ही यूज होगा, उसको हम इस तरीके की चीजों के लिए यूज नहीं करेंगे जैसे गार्डनिंग वगैरह के लिए और इन सब चीजों के लिए। ठीक, करेंटली रिसाइकलिंग ऑफ वाटर इज प्रैक्टिस्ड ऑन अ लिमिटेड स्केल। अभी क्या है कि जो रिसाइकलिंग ऑफ वाटर है वो बहुत ज्यादा नहीं की जाती है, लिमिटेड स्केल पे की जाती है। हाउएवर देयर इज एनॉर्मस स्कोप फॉर रिप्लेनिशिंग वाटर थ्रू रिसाइकलिंग। ठीक है, यानी कि स्कोप जो है वो काफी ज्यादा है, लेकिन उतनी ज्यादा प्रैक्टिकली इसका यूज जो है वो नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं वाटर शेड मैनेजमेंट। वाटर शेड मैनेजमेंट के बारे में जैसे को बता रहा था, क्या करना है कि जो हमारा वाटर शेड का एरिया होता है वहां पर हमने पानी को पूरी तरीके से बहने से रोकना है। Watershed management basically refers to the efficient management and conservation of surface and groundwater resources. It involves prevention of runoff and storage,
एंड रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर थ्रू वेरियस मेथड्स, जैसे कि पर्कुलेशन टैंक्स, रिचार्ज वेल्स एक्सेट्रा। ठीक है, पर्कुलेशन टैंक्स वगैरह इस तरीके के टैंक्स होते हैं जिसके थ्रू पानी जो है वो सीप करके मतलब उसके थ्रू परमिएट करके पानी जो है वो ग्राउंड वाटर में चला जाता है और वो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है उसको बढ़ाता है, या ग्राउंड वाटर की जो टेबल है उसको हाई करता है, राइज करता है। ठीक है, However, in broad sense, watershed management includes conservation, regeneration and judicious use of all resources, चाहे वो नेचुरल है जैसे कि लैंड, वाटर, प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड ह्यूमन विद इन अ वाटरशेड। वाटरशेड मैंने आपको लोगों को बताया है, ज्योग्राफी में के जो हमारी दूसरी बुक है वहां पर भी हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं। वाटरशेड का मतलब होता है कि ऐसा रीजन जहां पर से पूरा का पूरा पानी किसी एक नदी वगैरह में या किसी एक बड़े वाटर सोर्स वगैरह में जा रहा है, वाटर रिजर्वायर वगैरह में जा रहा है, दैट इज नोन एज एन वाटरशेड। ठीक, watershed management aims at bringing about balance between natural resources on the one hand and society on the other, क्योंकि उसमें क्या है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है, मतलब जैसे पानी वगैरह है, उसका हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको हम बर्बाद होने से बचा रहे हैं, उसका रन ऑफ होने से बचा रहे हैं, और साथ ही वो जो सोसाइटी की नीड है उसको भी पूरा करेगा। द सक्सेस ऑफ वाटरशेड डेवलपमेंट लार्जली डिपेंड्स अपॉन द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो इसमें कम्युनिटी का जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है, और जब तक कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन इसमें अच्छे तरीके से नहीं होगा तो ये वाटरशेड मैनेजमेंट का जो प्रोग्राम है ये सही तरीके से नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए, द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हैव इनिशिएटेड मेनी वाटरशेड डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम्स इन द कंट्री। स्टेट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको लेकर जो है काफी सारे प्रोग्राम्स स्टार्ट किए हुए हैं। सम ऑफ दीज आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो। कुछ ऐसे हैं जो एनजीओ द्वारा भी चलाए जा रहे हैं, जैसे कि हरियाली is a watershed development project sponsored by the central government which aims at enabling the rural population to conserve water for drinking and irrigation, fisheries and afforestation. ठीक है, the project is being executed by ग्राम पंचायत with people's participation. हरियाली जो प्रोग्राम है वो इस तरीके का ही है, आपका वाटरशेड डेवलपमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, और इसका एम क्या है कि रूरल पीपल जो है, जो रूरल पॉपुलेशन है, उनको इनेबल करना है ताकि वो क्या करें कि जो पानी है उसको कंजर्व करें। किस चीज के पर्पस के लिए? ड्रिंकिंग, इरिगेशन, फिशरीज और अफॉरेस्टेशन के लिए। ठीक है, और जो ये प्रोग्राम है ये एग्जीक्यूट किया जा रहा है ग्राम पंचायत द्वारा और साथ ही पीपल के पार्टिसिपेशन के साथ, यानी कि लोगों का इसमें सहयोग है जो वो मिल रहा है। आगे देख लीजिए, एक प्रोग्राम और है, दैट इज नीरू मीरू, दैट इज वाटर एंड यू प्रोग्राम इन आंध्र प्रदेश, और एक है अरवारी पानी संसद, दैट इज इन अलवर राजस्थान, हैव टेकन अप कंस्ट्रक्शंस ऑफ वेरियस वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स, जैसे कि पर्कुलेशन टैंक्स, डग आउट पॉन्ड्स, चेक डैम्स एक्सेट्रा थ्रू पीपल्स पार्टिसिपेशन। तो आप हर जगह देखिएगा कि पीपल्स पार्टिसिपेशन की बात हर जगह कही जा रही है कि लोगों का सहयोग जो मिलना है वो बहुत जरूरी है। तमिलनाडु हैज मेड वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स इन दी हाउसेज कंपलसरी। ठीक है, कंपलसरी बना दिया गया है तमिलनाडु में। नो बिल्डिंग कैन बी कंस्ट्रक्टेड विदाउट मेकिंग स्ट्रक्चर्स फॉर वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक, watershed development projects in some areas have been successful in rejuvenating environment and economy। जो watershed development projects हैं वो कुछ एरियाज में क्या है कि उन्होंने एनवायरमेंट को और इकोलॉजी को या इकोनॉमी जो है उसको रिजुविनेट किया है, क्योंकि कई जगह ऐसे थे जहां पर, जैसे मान लीजिए आप अगर इंडिया की बात करते हैं, जो यहाँ पर एक रीजन है बुंदेलखंड का, यहाँ पर काफी ज्यादा सूखा पड़ता था। ठीक है, लेकिन अब वहां पर इस तरीके का कर दिया गया है कि काफी सारे, मतलब पिछले कुछ सालों में यहाँ पर वाटरशेड मैनेजमेंट वगैरह को लेकर इतने सारे प्रोग्राम्स चलाए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके के जो ये बात की जा रही थी कि पर्कुलेशन टैंक्स बनाने को लेकर, चेक डैम्स वगैरह बनाने को लेकर, ये सारी चीजें यहाँ पर की गई हैं। और आज की डेट में यहाँ पर ये बात है कि खरीफ फसल के साथ साथ यहाँ पर राबी की फसल भी उगने लगी है अब। ठीक है, क्योंकि इंडिया में जैसा आप समझ सकते हैं कि खरीफ की फसल उगना तो चलिए ठीक है, क्योंकि मानसून की वजह से होगा। ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून इंडिया में आता है तो वहां पर खरीफ की फसल तो उग सकती है, लेकिन अगर किसी जगह में राबी की फसल अगर उग रही है तो वहां पर आप समझ सकते हैं कि इरिगेशन वगैरह जो है वो बेटर होगा, या फिर वहां पर पानी की जो सोर्स है वो होंगे। ठीक है, तो बुंदेलखंड जैसी जगह में जो आप कह सकते हैं कि इंडिया का सबसे ज्यादा एक सूखा प्रभावित इलाका था, ठीक है, सूखाग्रस्त इलाका था, वहां पर भी हम देखेंगे कि राबी की फसल वगैरह जो है अब होने लगी है। और वो इसी वजह से हुआ है कि वहां पर पीपल्स का पार्टिसिपेशन हुआ है, कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन हुआ है, और लोगों ने वाटर कंजर्वेशन की नीड को समझा है, और इस तरीके के जो वाटरशेड मैनेजमेंट वगैरह के प्रोग्राम है, जो हार्वेस्टिंग वगैरह के प्रोग्राम है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह, वो बड़े अच्छे से वहां पर समझी है और उसको किया है। ठीक है, However, there are only a few stories, बहुत कम स्टोरीज ही हैं। In majority of the cases, the program is still in its nascent stage। nascent का मतलब होता है बहुत शुरुआती स्टेज में। ठीक है, इसका अगर आप हिंदी वर्ड देखेंगे, इसका हिंदी मीनिंग होता है नवजात। जैसे कि बच्चा होता है नवजात, जब स्टार्टिंग में पैदा हुआ होता है, उसी तरीके के nascent स्टेज का मतलब है कि बहुत शुरुआती स्टेज में है। ठीक है, मतलब इस तरीके की जो सक्सेस है वो बहुत ज्यादा जगह पे नहीं है, कुछ कम जगह पे ही है। There is a need to generate awareness regarding benefits of watershed development
and management among people in the country, and through this integrated water resource management approach water availability can be ensured on sustainable basis। ठीक है, तो वाटरशेड डेवलपमेंट वगैरह को लेकर जो इसके फायदे हैं, उसके बेनिफिट्स है, उसको लेकर अवेयरनेस क्रिएट करनी जो है वो जरूरी है। ठीक है, और इसका जो मैनेजमेंट है, इसके मैनेजमेंट को लेकर, इसके डेवलपमेंट को लेकर अवेयरनेस क्रिएट करनी जरूरी है लोगों के बीच में। और इससे क्या होगा कि इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट अप्रोच से वाटर अवेलेबिलिटी जो है उसको हम इंश्योर कर सकते हैं, दैट टू ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस। यानी कि सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि आगे आने वाले समय के लिए, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम पानी का जो अवेलेबिलिटी है, जो वाटर अवेलेबिलिटी है, उसको इंश्योर या सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक है, आगे देख लीजिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अ मेथड टू कैप्चर एंड स्टोर रेन वाटर फॉर वेरियस यूजेस। रेन वाटर का मतलब, क्योंकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग है तो यहाँ वर्ड से आपको पता लग रहा है कि बारिश के पानी को हमें एक तरीके से आप कह सकते हैं कि रन ऑफ होने से या बर्बाद होने से जो है वो बचाना है। इट इज ऑल्सो यूज टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर एक्विफर्स, क्योंकि ग्राउंड वाटर एक्विफर्स को हम रिचार्ज करेंगे, उस पानी को हम बेसिकली ग्राउंड वाटर का वो पानी जाएगा तो उससे ग्राउंड वाटर एक्विफर्स जो है वो रिचार्ज होंगे, उनकी जो वाटर टेबल है, ग्राउंड वाटर टेबल है, वो राइज करेगी। It is a low cost and eco-friendly technique for preserving every drop of water by guiding the rainwater to borewell pits and wells। ठीक है, rainwater harvesting increases water availability, checks the declining groundwater table, improves the quality of groundwater through dilution of contaminants like fluorides and nitrites, prevents soil erosion and flooding, and arrests salt water intrusion in coastal areas if used to recharge एक्विफर्स। ठीक है, तो सारा का सारा पानी आपने लेके क्या करना है, जो बरसात का पानी है उसको इस तरीके से उसका चैनल वगैरह बनाने हैं कि वो सारा का सारा पानी जो है वो पूरे के पूरे सरफेस के ऊपर से ना बहे। ठीक है, और उसको क्या है कि वो ग्राउंड वाटर की तरफ को जाए अंदर, थ्रू योर बोरवेल्स है, पिट्स है, और उसको हम वेल्स वगैरह, कुएं वगैरह में हम पानी को रखें, ताकि उससे क्या होगा कि जो पानी की कमी है वो हम यहाँ से पूरी कर पाएंगे, हमारा जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो बढ़ेगा, और अगर वो सरफेस के ऊपर रन ऑफ नहीं होगा तो सॉइल इरोजन वगैरह जो है वो भी यहाँ पर बचेगा। और दूसरी चीज ये है कि पानी जो अंदर जाएगा, जो ग्राउंड वाटर में जाएगा, उससे क्या है कि जो यहाँ पर कंटेमिनेंट्स है जैसे कि फ्लोराइड्स है और नाइट्राइट्स है, इनकी कंसंट्रेशन भी कम होगी और ये डाइल्यूट होंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हैज बीन प्रैक्टिस्ड थ्रू वेरियस मेथड्स बाय डिफरेंट कम्युनिटीज इन द कंट्री फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है ये काफी जगहों पर जो है प्रैक्टिस की जा रही है। ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन रूरल एरियाज इज डन बाय यूजिंग सरफेस स्टोरेज बॉडीज जैसे कि पॉन्ड्स, लेक्स, इरिगेशन टैंक्स एक्सेट्रा। राजस्थान की अगर हम बात करें तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है स्ट्रक्चर्स लोकली नोन एज कुंड और टनका, a covered underground tank are constructed near on in the house or in village to store harvested rain water। ठीक है, तो बेसिकली इसमें यही किया जाता है कि जो रेन वाटर है उसको हार्वेस्ट करने के लिए इस तरह के कुछ टैंक्स वगैरह भी जो है वो बनाए दिए जाते हैं ताकि पानी को वहां पर स्टोर किया जा सके। देयर इज अ वाइड स्कोप टू यूज रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक टू कंजर्व प्रीशियस वाटर रिसोर्स। काफी ज्यादा स्कोप है कि हम जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक है उसको यूज करें ताकि जो हमारा प्रीशियस वाटर रिसोर्स है, अमूल्य जो जल संसाधन है, उसको हम क्या कर सके, कंजर्व कर सके या बचा सके। इट कैन बी डन बाय हार्वेस्टिंग रेन वाटर ऑन रूफटॉप्स एंड ओपन स्पेसेस। जो हमारे छतों वगैरह में पानी होता है बारिश का, उसको हम लोग हार्वेस्ट करें, उसको बर्बाद होने से बचाएं। हार्वेस्टिंग रेन वाटर ऑल्सो डिक्रीजेस द कम्युनिटी डिपेंडेंस ऑन ग्राउंड वाटर फॉर डोमेस्टिक यूज। क्योंकि अगर हम ग्राउंड वाटर, अगर हम ये जो रेन वाटर है अगर हम इसको हार्वेस्ट कर लें, इसको हम यूज कर लें, तो जो हमारा ग्राउंड वाटर है उस पर भी हमारी निर्भरता क्या है वो कम हो जाएगी। ठीक है, ऑल्सो ब्रिजिंग द डिमांड सप्लाई गैप, इट कैन ऑल्सो सेव एनर्जी टू पंप ग्राउंड वाटर एज रिचार्ज लीड्स टू राइज इन द ग्राउंड वाटर टेबल। क्योंकि ये भी चीज है कि हम अगर ग्राउंड वाटर में पानी जाएगा तो ग्राउंड वाटर टेबल मैंने आपको बताया क्या होगा, ये राइज होगी, और जितना ज्यादा ग्राउंड वाटर टेबल राइज होगी तो उसके लिए पानी हमें बाहर निकालने के लिए पंप की जो एनर्जी लगेगी वो कम हो जाएगी। क्योंकि जितना आपका ग्राउंड वाटर लेवल नीचे जाएगा, सपोज कर लीजिए ये आपका, अगर हम बात करें, अगर आपका वाटर टेबल यहां पर है और आपको सरफेस पे यहां पर पानी चाहिए, तो आपको इतने एरिया में वाटर जो है उठाने के लिए पंप की जरूरत पड़ेगी, तो पंप को इतनी जगह में एनर्जी का यूज देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इसमें पानी बाहर से आता है, अगर हम ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर रहे हैं और हमारी वाटर टेबल जो है वो यहां पर पहुंच जाती है, ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूं वाटर टेबल इन द इनिशियल कंडीशन 1 में। जब इसमें पानी और आएगा तो ग्राउंड वाटर टेबल अगर सपोज कर लीजिए हमारी यहां पर पहुंच जाती है, तो अब हमें केवल इतने पानी के लिए जो है वो पंप की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हमारा इससे फायदा ये भी है कि एनर्जी भी सेव होगी ताकि हमें पंप को कम एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, दीज डेज रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज बीन टेकन अप ऑन मैसिव स्केल इन मैनी स्टेट्स इन द कंट्री। अर्बन एरियाज कैन स्पेशली बेनिफिट फ्रॉम रेन वाटर हार्वेस्टिंग
एज वाटर डिमांड हैज ऑलरेडी आउटस्ट्राइप्ड सप्लाई इन मोस्ट ऑफ द सिटीज एंड टाउन्स। ठीक है, तो खासकर अर्बन एरियाज के लिए, शहरी क्षेत्रों के लिए ये जो है बहुत फायदेमंद है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी क्या हो चुका है, जो डिमांड है वो सप्लाई से ज्यादा हो चुकी है और वहां पर पानी की किल्लत आप देखते हैं कि आए दिन होती रहती है शहरों में। तो उसके लिए जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है ये काफी एक अच्छा तरीका है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ऊपर काफी सारे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के मेथड दिए गए हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा था वाटरशेड मैनेजमेंट। वाटरशेड मैनेजमेंट में क्या होता है कि इस तरीके से अगर कोई पानी बह के आ रहा है तो ये एग्जैक्टली मतलब तेजी से ना बहे, तो यहाँ पर बीच में इस तरीके के जो है ये स्टोन वॉल्स टाइप की लगा दी जाती है, ताकि इससे क्या है कि पानी को आप डाइवर्ट कर सके। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर इस तरीके का चेक डैम्स वगैरह लगाया जाता है ताकि पानी को आप बहने से रोक सके और यहाँ पर आप इसको इस तरीके से स्टोर कर पाए। ठीक, सिमिलरली लेक्स वगैरह बना के इसका यूज किया जाता है और सर्विस वेल्स इसमें बनाए गए हैं कि यहाँ पर आप कुएं में पानी को रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप ये देखिए छत में पानी आ रहा है, इस छत के पानी को या पाइप से आप निकालेंगे और यहाँ से ये पानी जो है आपका यहाँ कुएं में स्टोर है, वेल में स्टोर हो जाएगा। ठीक, सिमिलरली इस तरीके से आप कर सकते हैं कि यहाँ से पानी आ रहा है, इसको कलेक्शन टैंक में आप इकट्ठा करें और उसके बाद जो रिचार्ज वेल है, रिचार्ज वेल का मतलब हो गया एक तरीके से आप कहेंगे कि यहाँ पर आप जो ग्राउंड वाटर का लेवल है उसको बढ़ाने में काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या दिया गया है। अपार्ट फ्रॉम द अबव मेंशन्ड फैक्टर्स द इशू, ये फिर से देखिए वर्ड में गलती है, डीसैलिनेशन नहीं है ये, मैं फिर से आप लोगों को बता रहा हूँ, करेक्ट कर लीजिएगा, डीसैलिनेशन है ये। ठीक है, डीसैलिनेशन मतलब है कि वाटर को डीसैलाइन करना, उसमें से जो नमक वगैरह है उसको निकालना। ठीक है, टू डीसैलाइन वाटर। ठीक, टू डीसैलाइन वाटर, और डीसैलाइन का मतलब क्या है ये भी मैं आप लोगों को बता दूं, पानी में से आप कह सकते हैं कि नमक जो सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, नमक को अलग करना, दैट इज योर डीसैलिनेशन। ठीक, चलिए, तो द इशू डीसैलिनेशन ऑफ वाटर पर्टिकुलरली इन कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरियाज में आपको पता है कि जो समुद्र तट है वहां पर क्या होगा कि वाटर जो है वो काफी ज्यादा सैलाइन होता है। ठीक है, तो डीसैलिनेशन जो है उसका जरूरी है। एंड ब्रैकिश वाटर इन एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज, transfer of water from water surplus areas to water deficit areas through interlinking of rivers can be important remedies for solving water problem in India। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स है जैसे कि डिसैलिनेशन वगैरह है कोस्टल एरियाज में कर सकते हैं, या फिर जो ब्रैकिश वाटर है, ब्रैकिश वाटर और सैलाइन वाटर में ज्यादा अंतर नहीं होता है, इनमें सिर्फ कंसंट्रेशन का अंतर होता है। ठीक है, कि अगर ज्यादा सॉल्ट होगा पानी में, अगर ज्यादा सॉल्ट होगा तो दैट इज नोन एज सैलाइन, अगर थोड़ा कम सॉल्ट होगा तो दैट इज नोन एज ब्रैकिश। ठीक है, और कुछ अमाउंट से अगर कम पानी होता है तो दैट इज नोन एज फ्रेश वाटर। तो बेसिकली तीन टाइप का पानी होता है, वन इज योर फ्रेश, अनदर वन इज योर ब्रैकिश और तीसरा होता है सैलाइन। ठीक है, सॉल्ट की सबसे कम कंसंट्रेशन जो है वो फ्रेश वाटर में होती है, उससे ज्यादा ब्रैकिश में होती है और सबसे ज्यादा जो है वो सैलाइन में होती है। ठीक है, तो ब्रैकिश पानी आपका जहां पर एरिड एंड सेमी एरिड रीजन है वहां पर होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या है कि इवेपोरेशन ज्यादा होगा। ठीक है, और जो आपका पानी है, जो आपका मतलब पानी में सॉल्ट की कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा हो जाएगी, इसीलिए। ठीक है, और दूसरी बात ये की जा रही है कि ऐसे एरियाज जहां पर पानी ज्यादा है, जो वाटर सरप्लस एरियाज हैं, वहां के थ्रू आप पानी को वहां की तरफ ट्रांसफर कीजिए जहां पर वाटर डेफिसिट है, यानी कि जहां पर पानी की कमी है। और कैसे करेंगे? इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स के थ्रू। ठीक, इंटरलिंकिंग रिवर्स के बारे में बहुत फेमस यहां पर है, एक तो आपकी केन बेतवा रिवर है जिसका इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट चल रहा था। ठीक है, और अभी पिछले साल एक और स्टार्ट हुई है, दैट इज योर कोसी मेची। ठीक है, कोसी मेची रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट का काम भी चल रहा है। आप मैप में देखिएगा ये रिवर्स आपको दोनों दिख जाएंगी कहां पर है, केन बेतवा और कोसी मेची। ठीक है, चलिए, हाउएवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडिविजुअल यूजर्स, हाउसहोल्ड्स एंड कम्युनिटी इज प्राइसिंग ऑफ वाटर। ठीक है, तो प्राइसिंग ऑफ वाटर जो है वो इन लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, चाहे वो इंडस्ट्रियल यूजर्स हो, चाहे वो हाउस होल्ड के यूजर्स हो, चाहे वो कम्युनिटीज वगैरह। ठीक है, तो यहां पर हमने इस चैप्टर में ये सीखा कि वाटर रिसोर्सेज का इंडिया में क्या स्थिति है, कितना हमारे पास पानी है, कितना नहीं है, कितना यूजेबल है और किस किस फॉर्म में अवेलेबल है, कितना सरफेस वाटर है, कितना ग्राउंड वाटर है, इरिगेशन वगैरह के लिए कितना यूज होता है। ये सारा का सारा कंसेप्ट जो हमने समझा, और उसके बाद हमने ये भी समझा कि इस पानी का जो है वो पॉल्यूशन या डिग्रेडेशन क्यों हो रहा है और क्या क्या इसके तरीके हो सकते हैं कंजर्व करने के। ठीक है, तो पूरा का पूरा एक होलिस्टिक व्यू आप लोगों को रिगार्डिंग दी वाटर रिसोर्सेज आई थिंक मिल गया होगा। अगर कोई भी इस तरीके का आप आंसर लिखना चाहें, अगर आप क्लास 12th की बात करें तो वहां पर, या आप यूपीएससी की बात करें तो वहां पर आप कोई भी आंसर जो है इससे रिलेटेड अब
थोड़ा बहुत आप लोगों को आइडिया मिल चुका है। थोड़ा बहुत मैं फिर से वही कहूंगा कि आप लोगों को करना एज सच कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डेटा को यूज करना है। किस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को, जैसे मान लीजिए आपने यहां पर वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड अगर कोई बात आती है तो वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड बात में आपको ध्यान रखना है कि वाटरशेड मैनेजमेंट को किस तरीके से आप आंसर में अपने इंक्लूड कर सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को किस तरीके से इंक्लूड कर सकते हैं। आप तमिलनाडु का एग्जांपल ले सकते हैं कि वहां पर हर घर में जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के स्ट्रक्चर्स बनाना जो है वो कंपलसरी कर दिया गया है। उसके बाद जो आपको यहाँ पर कुछ और प्रोग्राम्स के नाम दिए गए थे, जैसे नीरू मीरू है, हरियाली है, इस तरीके के प्रोग्राम्स वगैरह का आप नाम जो है वो अपने आंसर्स में इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के चैप्टर्स को अगर आप ये समझें कि यूपीएससी के लिए ये बुक्स जो है उतनी अच्छी नहीं है या इफेक्टिव नहीं है, तो ये मानना जो है बिल्कुल सरासर गलत है। इन बुक्स को भी आप हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, जो हमारी पहली वाली बुक है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, चाहे हम इंडिया पीपल इकोनॉमी, इन दोनों बुक्स की अगर हम बात करें, अगर आप यूपीएससी के मेंस के सिलेबस में जाएंगे और स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ अगर आप ऑप्शनल के सिलेबस में जाए ज्योग्राफी के, तो आपको ये सब्जेक्ट जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नजर आएंगे। इनकी वेटेज जो है वो ऑलमोस्ट जो हमारी फिजिकल ज्योग्राफी है उसके ही बराबर लगभग आपको मिलेगी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स वगैरह हमें जरूर करते रहिए ताकि हमें पता लगे कि आप लोग ये कोर्स को, वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं। बाकी अगर जिसको भी कोई डाउट्स है, क्वेरीज है, तो वो जरूर पूछें, अपने फीडबैक्स भी आप लोग जरूर दें। जो लोग नए हैं उनसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, सो दैट की वीडियोस की नोटिफिकेशंस वगैरह मिस ना हो। बाकी हमसे ज्यादा जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल का आप लोग यूज कर सकते हैं। अगर आप हमसे कोई और बात शेयर करना चाहते हैं, कुछ चीज पूछना चाहते हैं या कोई बात हमें बताना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारी ईमेल आईडी का यूज भी कर सकते हैं, that is okul.cu@gmail.com। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे अब। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।